पूस की रात हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, साना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कमल के बिना हार में रात को वह किस तरह नहीं जा सकता। मगर ना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों मारेंगे, बला सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामंद करके बोला, ला दो दे। गला तो छूटे, कमल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा। कम्बल न जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चुकाने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो। ऐसी खेती में वाज आए, मैं रुपए न दूंगी, न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथों पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो। उस पर से धौंस हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर निकला मानो अपना आय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर कपट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे, वह आज निकल ले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्ते की एक छतरी के बीच बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसकी सगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पेड़ पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू का बनाता हुआ एक बार एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कुकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा को ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यहाँ राण पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठ, फिर एक चिलम भरू, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, वह यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे हाफ कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजारा हो जाए। तकदीर की
बखूबी है। मजूरी हम करे मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लेनी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चित करके लेटने की, चाहे कुछ हो उस अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके शरीर को थपथपाकर उसे अपने गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ता के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वही इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने उस किसी जानवर की आहट पाई। इसी विशेष आत्मीयता ने उस में एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंड झोंकों की तुरंत समझती थी। वह झपटकर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुप कराकर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजार गया। रात ने शीत को हवा से थकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटने को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा वक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने छूकर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो मुझे कोई भूत है, कौन जाने, कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठा नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेतों में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपाला लिया। बागीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयन पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चल रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टपक टपक नीचे टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध
आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। उसे चिचोड़ता रहा था। हल्कू ने आगे पर रख जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गल जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जाकर भस्म कर देगा। ठंड थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बागीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हैं। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरी जो जी में जो आए सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझा नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाया। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखो कौन निकल जाता है। अगर जल गया बच्चा तो मैं दवा न कराऊंगा। जबरा ने उसे अग्नि राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कहे देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बागीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा की झोंका आ जाने पर जरा जाग जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसके आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से फूंक कर कुत्ते खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है। उसने उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा था। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चारे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान बैठा पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो, लिहो लिहो लिहो। जबरा भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा।
जबरा अपनी गला फाड़ डालता था, नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी, और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्तियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जीवन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरा जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी कि क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा हूँ। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांट पर आए। देखा सारा खेत रौदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेतों की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। हिंदी कहानी प्रथम प्रकाशन दिल्ली प्रकाशन हिंदी में हिंदी मासिक पत्रिका माधुरी, मई 1930 में प्रकाशित। मानसरोवर भाग 1 में संकलित उर्दू रूप इसी शीर्षक से उर्दू कहानी संग्रह प्रेम चलीसी में संकलित कहानी।